So broad definition of money was that money is anything which is generally accepted by people, and it offers, yeah, we can say, and it acts as a medium of exchange, measure of value, store of value and standard of deferred payments. ठीक है, तो जिस भी बात को, चीज को all the people agree to take as money, that thing becomes money, provided all people should agree, and there should be four qualities in that item or thing, like measure of all these which I have just named. That thing should be able to perform these four activities or functions, so that thing can be accepted as money. नॉट नेसेसरीली कि वो पेपर नोट होंगे और वो कॉइन होंगे या कुछ भी होगा, मतलब एनीथिंग कैन बी देयर. ठीक है, जैसे इन अर्लियर टाइम्स ग्रेन वाज यूज्ड, मेटेलिक कॉइन्स वर यूज्ड, एनिमल्स वर यूज्ड, different things. These days we use coins, papers, even plastic money in the form of these cards, debit card, ATM card, via credit card, etc. So anything can be money. ठीक है, after that we have started that four broad definitions can be there, which can be divided. One is called, as you can see here in the flow chart, one is legal definition, means money is anything which the law of the country says that it is money. So anything described by, prescribed by the law of the country, law of the land, that thing becomes legal money, या legal definition. So further it has two parts, legal tender money, फिर नॉन लीगल टेंडर. तो लीगल टेंडर मनी का मतलब दैट थिंग विच कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट और पेमेंट ऑफ डेट्स और अदर ऑब्लिगेशंस. मतलब जिस भी चीज़ से हम अपनी डेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सके, अपनी देनदारियों को पूरा कर सके, वो चीज़ कहला देती है लीगल टेंडर मनी. फर्दर इट हैज़ टू पार्ट्स. लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं कॉइन, कि भाई अनलिमिटेड एक्सटेंट तक कॉइन्स कैन नॉट बी यूज्ड, या द अदर पार्टी कैन रिफ्यूज टू टेक कॉइन, टेक इट्स लोन बैक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स. अदर पार्टी कैन रिफ्यूज. अनलिमिटेड, ज़्यादा अमाउंट, अनलिमिटेड इन द सेंस कि ज़्यादा अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो मना कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द कॉइन्स, टू काउंट देम, टू स्टोर देम. ज़्यादा स्पेस चाहते हैं, ज़्यादा हैवी होते हैं, मतलब ड्यू टू ऑल दीज प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज द अदर पार्टी कैन रिफ्यूज़ कि भी इससे ज़्यादा हम कुछ मिनिमम अमाउंट टेकन से हम ले सकते हैं कॉइन की फॉर्म में, बट मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ नॉट टेकन जनरली बाय द पीपल, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. सो कॉइन्स आर नोन एज लिमिटेड लीगल टेंडर. है ये लीगल है, ऐसा नहीं कि इलीगल नहीं है, है ये लीगल है, बट ड्यू टू द इनकन्वीनियंसेस विच आर एसोसिएटेड विद कॉइन्स, तो दूसरी पार्टी इसको रिफ्यूज़ कर सकती है एक गिवन सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट में कॉइन्स लेने के लिए. आफ्टर दैट अनलिमिटेड लीगल टेंडर, ये जो होते हैं पेपर नोट्स, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं 500 का, 100 का, 200 का, 2000 का, एज़ पर अवर कन्वीनियंस कोई भी डिनोमिनेशन के नोट में, नोट की फॉर्म में अपना पेमेंट्स हम लोग कर सकते हैं. वी कैन मेक the payments, we can clear our debts in any form of paper notes. तो that is why it is called unlimited. भी जितने मर्जी अमाउंट का डेट वापस करना हो तो नोट्स कैन बी यूज्ड. तो ये दोनों है ही क्या है, ये लीगली चलते हैं, तो इस करके लीगल टेंडर मनी. बट ऑन द अदर साइड दिस इज इंटरेस्टिंग, नॉन लीगल टेंडर मनी होता है और ऑप्शनल मनी. अब नाउ ऑप्शनल वर्ड से ही थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, वी बिकम क्लियर. ऑप्शनल मतलब द बोथ द पार्टीज, बोथ पार्टीज मतलब ये विद रिगार्ड टू डेट्स ही है, मेन तो वही होता है. तो जो डेट जिसने लिया है और जिसने दिया है, लेंडर एंड द बोरोअर, अगर बोथ द पार्टीज अग्री कि हम लोग मनी के अलावा किसी और फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं ड्यू टू देयर म्यूचुअल ट्रस्ट. अब वो और फॉर्म क्या हो सकती है, दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बट लीगली नॉट, नो वन इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट इट. अब वो क्या हो सकता है, वो चेक हो सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट्स हो सकते हैं, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं. तो ये किसी भी फॉर्म में, अब आप ध्यान से देखो, ये चेक, बैंक ड्राफ्ट वगैरह ये जो होते हैं, ये मनी तो है, बट ये गवर्नमेंट की ओर से कंपल्शन नहीं है दैट वी कैन मेक पेमेंट इन टर्म्स ऑफ दीज चेक्स या बैंक ड्राफ्ट्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज. गवर्नमेंट की ओर से नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है. अब फिर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये दोनों पार्टीज के आपस के, इट डिपेंड्स अपॉन देयर फेथ, देयर ट्रस्ट ऑन ईच अदर, देयर गुडविल फॉर ईच अदर. एक आपको नाउ कॉमर्स में आप पढ़ते हो तो गुडविल प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन द बिजनेस. एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके काम चलता है. तो एक दूसरे के म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर ही, अगर आपको लगता है कि देने वाले को या लेने वाले को कि कोई बात नहीं, अगर कैश मनी इज़ नॉट देयर, वी कैन मेक पेमेंट थ्रू चेक्स. ठीक है, जैसे मान लो मान लो सिमरनजीत कौर से मैंने 10,000 का लोन लिया. ठीक है, अब मैंने वापस करना है, तो मैं
I don't have cash money with me, but in my bank account money is there. तो आई आस्क कर कि भाई कैन आई मेक रिटर्न योर डेट इन द फॉर्म ऑफ चेक. तो अब इसको मेरे ऊपर भरोसा है, फेथ है, इसको पता है कि चीटिंग नहीं होगी, तो ये कह दे कि हाँ जी कोई बात नहीं मैम, यू कैन पे थ्रू चेक, यू कैन गिव मी ड्राफ्ट. मतलब आपस का फेथ है, ठीक है. अब इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, गवर्नमेंट की ओर से कुछ नहीं कहा जाता, दोनों पार्टीज की आपस की मर्जी है. अगर सिमरनजीत को भरोसा नहीं होगा तो शी कैन रिफ्यूज ऑल्सो, शी मना कर सकती है, फिर मुझे कैश की फॉर्म में पैसे अरेंज करने पड़ेंगे. तो इन केस कि अब ज़्यादातर जो बिजनेस होता है दोनों ही तरह से चलता है. जो पार्टीज पुरानी होती हैं या जिनके साथ हम बहुत सालों से डीलिंग कर रहे होते हैं, हमें एक दूसरे का पता होता है, ट्रस्ट होता है, तो नॉर्मली वहाँ पे चेक्स और ये ड्राफ्ट्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी पेमेंट हो जाती है. और मतलब ये प्रैक्टिकल है, लिखा तो नहीं होता कहीं भी. जो थोड़ी न्यू पार्टीज के साथ बिजनेसमैन डील करते हैं, मतलब अभी नया नया ही जान पहचान होती है, तो वहाँ पे कोशिश होती है थ्रू कैश ही पेमेंट ली जाए. बट जिनके ऊपर हमें पुराना हमारी डीलिंग्स होती हैं, वहाँ पे ये नॉन लीगल टेंडर मनी के तौर पे भी, ऑप्शनल मनी के तौर पे भी डीलिंग्स हो जाती हैं. इसके साथ में यू प्लीज राइट वन अदर वर्ड, यू कैन नोट डाउन ऑन द बुक. ये जो नॉन लीगल टेंडर मनी है बेटे, दिस इज ऑल्सो नोन एज फिड्यूशरी मनी. फिड्यूशरी स्पेलिंग्स है FIDUCIARY, ठीक है. आई रिपीट, फिड्यूशरी, FIDU, डी फॉर ABCDT वाला, DUCIARY, फिड्यूशरी, ठीक है. तो आपको अगर 1 मार्क में ये सारी जो डेफिनेशन है ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क में आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं. जैसे आपको आ जाए कि डिफाइन फिड्यूशरी मनी, तो आप लिखोगे फिड्यूशरी मनी मीन्स नॉन लीगल टेंडर मनी विच रेफर्स टू पेमेंट्स विच कैन बी मेड थ्रू चेक्स, ड्राफ्ट्स एटसेट्रा. मतलब बोथ पार्टीज इफ एग्री, ऐसे करके यू कैन मेक ए शॉर्ट सेंटेंस, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लीगल डेफिनेशन. नाउ नेक्स्ट है फंक्शनल डेफिनेशन. अगेन वेरी शॉर्ट, वेरी ब्रीफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड. फंक्शनल डेफिनेशन, इसमें वही अभी जो डेफिनेशन में वी हैव टोल्ड अबाउट 4 फंक्शंस, जिसमें हमने बोला था मेयर्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वही नाम है कि भाई अकॉर्डिंग टू फंक्शनल डेफिनेशन मनी शुड परफॉर्म, यस ये आ गया फंक्शनल डेफिनेशन. मनी शुड बी, एनीथिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मनी विच कैन परफॉर्म 4 बेसिक फंक्शंस. अब वो 4 बेसिक फंक्शंस कौन से हैं, अगेन वही डेफिनेशंस वाली नाम ही है, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, standard of deferred payment, and store of value. So anything which can perform these 4 functions या activities, that thing, that definition is known as functional definition. मतलब functions के basis के ऊपर. These are not कोई separate definitions नहीं है, एक ही चीज़ को हम different व्यू पॉइंट से उनको एनालाइज कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से उसको कहने का ही एक तरीका है, और कुछ अलग कुछ नहीं है. तो फंक्शनल मतलब जो जो ये 4 फंक्शंस परफॉर्म कर सके, तो ये सारे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. उसके बाद है डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी. अब लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे वो साइंस वाला लिक्विड नहीं, वाटर मिल्क वो वाला लिक्विड नहीं. यहाँ पर लिक्विडिटी का मतलब है कि हम कितनी स्पीड से किसी चीज़ को मनी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कितनी एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसको चेंज कर सकते हैं, या वो अपने आप में ही मनी है. जैसे मैं आपको कहूँ, आपके पास मान लो 2000 रुपीज़ का नोट है ना, इतनी वैल्यू के मनी पड़ा हुआ है आपके पास, तो दैट विल बी कॉल्ड मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी. मतलब आप जब चाहे मार्केट जाके यू कैन परचेज गुड्स वर्थ ₹2000. आप चाहे अभी चले जाओ, चाहे आफ्टरनून में चले जाओ, यू कैन गो इन द इवनिंग, जब भी मतलब आप जाना चाहो मार्केट में, आपको कोई, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी. कितने लेवल तक कि आप 2000 रुपीज़ के लेवल तक की आप चीज़ बड़े आराम से यू कैन परचेज. शॉपकीपर विल नॉट रिफ्यूज यू बिकॉज यू आर गिविंग हिम कैश मनी. अगला बड़े आराम से आपको चीज़ दे देगा, ठीक है. अच्छा, ये हो गया मोस्ट लिक्विड. तो बड़े आराम से हम उस कैश मनी से कुछ भी वी कैन बाय, परचेज एनीथिंग. अच्छा, अब दूसरी चीज़ों में क्या, डज दिस फीचर एग्जिस्ट इन अदर थिंग्स ऑल्सो. अब अदर थिंग्स कौन सी हैं, जैसे आप दुकान पे चले जाओ और वहाँ पे जाके कहो कि कोई पुरानी बुक पड़ी हुई है आपके पास, मतलब एक्स्ट्रा ले लिया आपने, आप जाके मान लो वो बुक आपने 400 रुपीज़ की परचेज की थी. नाउ दैट इज़ ऑफ नो यूज़, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप शॉपकीपर को जाके कहो कि ये जी मेरी बुक ले लो, ये 400 रुपये की है, इसके बदले में मुझे कुछ और चीज़ दे दो. वो नहीं देगा, वो कहेगा मुझे कैश पैसे दो, मैं बुक, ठीक है बुक 400 की होगी, आपने ली होगी, प्रिंट भी है 400, बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. इसका मतलब वो बुक लिक्विड फॉर्म में नहीं है, कि आप लिक्विड फॉर्म मतलब आपको कोई और चीज़ खरीदने में वो मदद नहीं कर पा रही है बुक,
ठीक है। ऑन दी अदर साइड आप कोई गोल्ड की कोई चीज़ है, कोई कोई रिंग है या कुछ भी एनीथिंग, कोई आर्टिकल, तो आप गोल्ड की कोई चीज़ ले जाकर के दुकानदार को कहो कि ये गोल्ड ये रिंग रख लो, मान लो 10,000 के मान लो, तो ये रिंग रख लो और मुझे 10,000 के बराबर का सामान दे दो। वो कहेगा भी मैं नहीं रखूँगा इसको, आप इसको कन्वर्ट करा के कैश में मुझे पैसे ला के दो, फिर आप जो मर्ज़ी ले लो, है ना। अगला कहेगा मैं क्यों इनकन्वीनियंस बियर करूँ, मैं क्यों किसी ज्वेलर के पास जाऊँ, इसको कन्वर्ट करवाऊँ कैश फॉर्म में। इसका मतलब वो है तो ठीक है, वो एक्सपेंसिव है। अगला कह सकता है ठीक है, अगर उसको इनकन्वीनियंस ना हो वो कह देगा ठीक है अच्छा, पर मुझे 2 घंटे लगेंगे इसको चेंज करवाने में, है ना। इनकन्वीनियंस तो है एकदम से, मतलब हम इंस्टेंटली उस चीज़ को दे करके कुछ और खरीद नहीं सकते हैं। दैट इज़ वाई वो लिक्विडिटी की उसमें शॉर्टेज है, उसमें कमी है। तो क्या होता है, मनी को कहा जाता है मोस्ट लिक्विड कैश फॉर्म। उसके बाद फिर जैसे हम कह देते हैं कोई हमारे पास कोई फिक्स डिपॉजिट का कोई सर्टिफिकेट है, एफडी का कोई सर्टिफिकेट घर पे पड़ा है, मतलब हमने एफडी करवाई हुई है, कोई सेविंग कुछ करवाई है, तो हम जाके किसी को कह दें कि ये एफडी के पेपर रख लो, मुझे इतने रुपए के बराबर का सामान दे दो, वो नहीं देगा। वो कहेगा आप जाओ, आप ओनर हो इसके, आप इसको बैंक से कन्वर्ट करा के कैश मनी लेके आओ फिर मुझे दो। तो इसका मतलब ये बाकी सारी चीज़ें कन्वर्ट करवाई तो जा सकती हैं। यू कैन गो टू बैंक, आप वहाँ जाके अपनी एफडी कहोगे कि प्री मेच्योर इसको ब्रेक कर दो, आप खुलवा लेते हो, उसको पैसे ले लेते हो, बट आपको उसको मुझे टाइम तो लगा ना, 1 घंटा लगेगा, हाफ एन आवर, 2 घंटे, कुछ कुछ तो टाइम लगेगा आपको। तो इसका मतलब उतने टाइम तक के लिए यू वर नॉट एबल टू बाय एनी कमोडिटी ऑफ योर चॉइस वर्थ रुपीज़, वो जितने भी वैल्यू का आपने सामान लेना है, जो एफडी में जो भी पैसा लिखा हुआ, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि बाकी चीज़ें जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, दे टेक सम टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू मनी फॉर्म। तो जब इसका मतलब अब जो मनी है वो तो है ही है, उसको तो अब हमें 2000 के नोट को या 500 या जो भी हमारे पास पैसे हैं उसको तो किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं करना होता है, वो तो हम डायरेक्टली जाके उसकी हेल्प से वी कैन बाय एनीथिंग। तो इस करके कहा जाता है कि जो मनी है वो लिक्विडिटी का मतलब कि मनी मोस्ट लिक्विड एसेट होता है दुनिया में, वर्ल्ड में। कुछ भी हम किसी भी समय एनी टाइम एनीथिंग कैन बी परचेज्ड, नोबडी विल रिफ्यूज अस, बट कुछ और चीज़ों को और चीज़ों के बदले कुछ और चीज़ें लेने के लिए हमें टाइम लगेगा। मतलब पहले किसी कमोडिटी को, किसी वैल्यूएबल एसेट को वी हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ मनी, उसके बाद ही हम उससे कोई चीज़ ले सकते हैं। तो बस यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। तो बात एक ही है, मनी कह दो या लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी या एसेट, एक ही बात है कि भाई मनी से हम कुछ भी बाय कर सकते हैं। ये अभी जो मैंने समझाया। दूसरा होता है नियर मनी। नियर मनी का मतलब है, पैराग्राफ दिया है आपने पढ़ लेना, बट इतना लंबा याद नहीं करना, सिंपल है ये। नियर मनी मतलब ऑल दोज फाइनेंशियल एसेट्स विच आर नॉट एज लिक्विड एज कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स बट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू मनी फॉर पेइंग डेट्स। मतलब इजिली कन्वर्टेड का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि इंस्टेंटली आप शॉप पे खड़े खड़े ही उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते, थोड़ा सा समय आपको लगेगा, लिटिल बिट टाइम इज़ रिक्वायर्ड। आप बैंक में जाना ही पड़ेगा, आपको जाके ही आप उसको ब्रेक करवा सकते हो। अपने कोई एनएससी आपने लिया कोई पोस्ट ऑफिस से या बैंक से, कुछ भी आपका सेविंग का कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको रिक्वायर्ड, या तो अगर पोस्ट ऑफिस से लिया है तो यू हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिस, बैंक से है आपका काम तो बैंक से आपको करवाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। ईजिली का मतलब कि आराम से हो तो सकता है, बट स्टिल इट नीड्स सम टाइम। एकदम से हम उस एनएससी या उस जो हमारा सेविंग का सर्टिफिकेट है या एफडी का पेपर है उसकी मदद से एकदम से कुछ चीज़ नहीं खरीद सकते मार्केट में जाके। इस करके दे आर कॉल्ड नियर मनी, ठीक है। नियर मनी आगे एग्जांपल्स लिखा हुआ है, बस इतना सी आपने याद करना है। फिक्स डिपॉजिट्स का हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, जो बॉन्ड्स लेते हैं, कुछ कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ जो पेपर क्लेम होता है हमारा, तो पहले उसको कन्वर्ट करवाएंगे, कन्वर्ट करवा के ही कुछ और बाय कर सकते हैं। इस करके दैट दे आर नोन एज नियर मनी, कि कन्वर्ट तो करवा सकते हैं बट थोड़ा सा टाइम उसके लिए चाहिए होता है, इस करके नियर मनी, ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप का मतलब कि कवरेज कितनी कर लेता है। जैसे हम कहते हैं ना कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एट द लेवल ऑफ 12th स्टैंडर्ड। आपकी क्लास के लेवल के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, तो इसका मतलब जो सब्जेक्ट मैटर वट एवर चैप्टर्स वी आर रीडिंग, जितना जितना ही हम बेसिक सा पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वो हमारा स्कोप है, मतलब इतना ही हमने पढ़ना है। दायरा जिसको बोलते हैं ना, सर्कल भी इसके अंदर रह रहा है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ द सिलेबस ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़नी है। बट इट डज नॉट मीन कि इससे ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है। देर आर वास्ट डिटेल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट हम सारी नहीं पढ़ रहे हैं।
वो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जितना हमें सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, वी आर डूइंग ओनली दैट वेरी पार्ट। तो इसका मतलब वो हमारा स्कोप उतना ही है जितना हमें बुक में या सिलेबस में दिया हुआ है। तो सेम थिंग इज हियर कि मनी के दायरे में हम किन किन बातों को या किन चीज़ों को ला सकते हैं, विच थिंग्स कम अंडर द दिस कंट्रोल या दिस वी कैन से एरिया ऑफ कंट्रोल ऑफ मनी। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, वन इज पार्ट इज कॉल्ड नैरो डेफिनेशन, वन इज कॉल्ड ब्रॉड डेफिनेशन। तो अब नैरो डेफिनेशन क्या है, यू कैन सी नैरो डेफिनेशन मतलब ओनली दोज थिंग्स विच फंक्शन एज मनी, जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है, जो शुरू में किया था मनी की डेफिनेशन। तो विच पर फंक्शन एज मनी, तो फिर कौन सी चीज़ें फंक्शन करती हैं मनी के तौर पे हमारी डेली लाइफ में, वो हमारे करेंसी नोट्स होते हैं। करेंसी नोट्स का मतलब हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, तो करेंसी नोट्स हैं। जैसे अपने यहाँ है 100 से अगर शुरू करें, छोटी डिनोमिनेशन के भी हैं, 50 का है, 10 का है, 20 का है, 100, 500, 200, 2000, ये सारे करेंसी नोट्स हैं। और कॉइन्स अपने यहाँ चलते हैं, 1 का कॉइन चलता है, 2 रुपीज़ का कॉइन चलता है, 5 का चलता है, 10 का चलता है ना, ये सारे कॉइन्स चलते हैं। तो ये सारे जो नोट और कॉइन है, वो ये चारों फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेयर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो ऑल दीज परफॉर्म बेसिक फंक्शन, तो इस करके दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नैरो डेफिनेशन। मतलब इसको ऐसे बोलो, जो रूटीन पैसे हमारे हाथों में होते हैं, रूटीन मनी जो हम अपना काम करते हैं, खर्च करते हैं। ऑन दी अदर साइड ब्रॉड डेफिनेशन का मतलब, ब्रॉड मीन्स भी ये नैरो भी लेना है, प्लस इन एडिशन टू दिस नैरो डेफिनेशन सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो ये बन जाएगी ब्रॉड। तो फिर क्या लिख दिया, ब्रॉड का मतलब नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। तो नैरो डेफिनेशन तो यही है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, ये नैरो डेफिनेशन है। और इसी को क्या कह देते हैं, लुक हियर, इट इज गिवन, दीज आर कॉल्ड मनी एसेट्स। जो नोट्स और कॉइन्स हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज मनी एसेट्स, या सिंपली कह दो करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। अब एडिशनली क्या करना है इसमें, एडिशनली वी कैन टेक टाइम डिपॉजिट्स इन द बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। टाइम डिपॉजिट सिंपल वर्ड्स में जो हम घरों पे यूज़ करते हैं, टाइम डिपॉजिट्स आर नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। एफडी बोलते हैं ना, आमतौर पे घरों पे बोलते हैं एफडी। तो एफडी का ही मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। क्यों, क्योंकि एफडीज या टाइम डिपॉजिट्स आर टेकन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। 5 ईयर्स के लिए हो सकती है, 10 ईयर्स के लिए हो सकती है, 1 ईयर के लिए हो सकती है, किसी भी टाइम के लिए जो भी ड्यूरेशन हमें सूटेबल लगती है अपनी अपने सेविंग्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो किसी भी टाइम पीरियड के लिए हम लोग ले सकते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में ले लें, चाहे बैंक में ले लें, कहीं से भी। तो वो टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। अब क्योंकि टाइम डिपॉजिट इन द सेंस कि भी मान लो 5 ईयर्स की है, तो 5 ईयर्स के बाद पैसे तो हमारे ही हैं, मिलने तो हमें ही हैं, और तो किसी के पास दे विल नॉट गो। तो वो जो पैसे वो भी हमारे हैं, प्लस जो हमारे पास पॉकेट में या पर्स में प्रेजेंटली मतलब कैश फॉर्म में ये करेंसी नोट कॉइन है, वो सारे। तो इसको कह दिया जाता है नियर मनी, ये टाइम डिपॉजिट्स वगैरह, ठीक है। जैसे ये ऊपर भी लिखा था ना, नियर मनी मतलब बैंकों के जो सेविंग के हमारे सर्टिफिकेट्स हैं, ये होता है नियर मनी। और ये होता है जो मनी होता ही है हमारे पास में। तो ये पार्ट इज कॉल्ड नैरो डेफिनेशन, ये एडिशनल पार्ट है, तो दोनों को ऐड कर दें तो इट इज कॉल्ड ब्रॉड डेफिनेशन। जैसे और सिंपल देखो, मैं कहूँ कि मेरे पास इस समय मान लो 500 रुपीज़ हैं, ठीक है, मान लो मेरे पास ओनली 500 रुपीज़ हैं। तो मेरे नैरो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आई एम हैविंग 500 रुपीज़, या आई एम द ओनर ऑफ 500 रुपीज़। अच्छा, अब मेरे पास कैश में तो मेरी जेब में इस समय 500 रुपीज़ हैं, पर्स में, बट मेरे पास बैंक में मान लो 1000 रुपीज़ पड़े हैं फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में, मान लो, ठीक है। तो फिर ब्रॉड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास टोटल कुल कितना मनी हो जाएगा, 500 प्लस 1000, ठीक, दोनों मिला के जो बैंक में पड़े हैं फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में, ठीक है। वो दूसरा नहीं लेना जो रूटीन सेविंग अकाउंट होता है, जब भी मर्जी निकाल लो, वो वाले नहीं, जो फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में पड़े हैं। तो वो पैसा कहलाता है, दोनों को इकट्ठा जोड़ के अगर सोचें तो मैं टोटल कहूँगी भी जी मैं 1500 रुपये की ओनर हूँ, 500 मेरे घर पे पड़े हैं, 1000 मेरे फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक में पड़े हैं। तो दैट इज कॉल्ड ब्रॉड डेफिनेशन, ठीक है। तो अब आप देखो ये सारी चीज़ों में कोई अलग से बात नहीं की है, एक बात पैसे ही है, मनी ही है, मतलब जो करेंसी नोट को है उन्हीं को अलग अलग एंगल से दे हैव बीन व्यूड एंड एनालाइज्ड। गवर्नमेंट की ओर से क्या दिया तो क्या देते हैं जी लीगल है, काम करने के तरीके से सोचना हो तो कह देते हैं ये फंक्शनल डेफिनेशन है। लिक्विडिटी भी कितनी जल्दी हम पैसों से जाके कुछ खरीद सकते हैं या किसी और चीज़ को कन्वर्ट करवा के खरीद सकते हैं, उस हिसाब से कहें तो लिक्विडिटी के बेसिस के ऊपर।
टोटल देखना हो कि टोटल कितने पैसे हैं, तो फिर कितने घर पे पड़े हैं, मतलब पॉकेट में या पर्स में पड़े हैं, और कितने हमारे टाइम डिपॉजिट्स की फॉर्म में या एफडीज की फॉर्म में बैंक में। तो ये सिर्फ डिफरेंट एंगल्स ही हैं एनालाइज करने के, ठीक है। तो ये सारी जो ऑल दीज डेफिनेशंस है, यू डोंट हैव टू लर्न इन डिटेल, यू आर रिक्वेस्टेड टू जस्ट गो थ्रू, रीड ऑल द लाइन्स वेरी केयरफुली, ठीक है। पढ़ना सारा ही आपने, उसमें से ओनली अंडरलाइन द मेन पार्ट, हार्डली वन लाइन का और एक आधा एग्जाम्पल उसका, बस वो करना है। बिकॉज ये आपको डायरेक्टली पेपर में नहीं आता है ऐसे कि गिव ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी, या बताओ कि नियर मनी क्या होता है, या ये फंक्शनल डेफिनेशन, ऐसा कभी भी नहीं आता है, आएगा भी नहीं। आपको सिर्फ ये कहा है कि बेसिक हमें पता होना चाहिए कि इस तरीके से मनी को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें बेसिक प्रायर नॉलेज इज रिक्वायर्ड, दैट इज़ वाई वी हैव डन। नाउ आ जाएं, हमारा जो मेन था, पीछे वाले पेज पे आ जाइए बेटे, जहाँ से मनी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, पेज नंबर 5.6, मनी सप्लाई। उसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन मनी सप्लाई। आई थिंक आई हैव शेयर्ड द अटेंडेंस फॉर्म। बेटे डिड आई शेयर? हाँ, चलो, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनी सप्लाई। तो लेट मी टेक द स्लाइड ऑफ दैट। हाँ जी, इसमें आपने करना है, मैं ये आपको पेज की पिक भी भेज दूंगी आज। Money supply, firstly we have to understand its meaning, after that its components, after that its measures of money supply. तो firstly let us start with meaning, definition क्या होता है, please underline. Money supply refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy, ठीक है। Money supply refers to total amount of money या total वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और उसके साथ ही नीचे फीचर्स दिए हुए हैं, फीचर्स हैव बीन डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन होंगे। अब इसमें डेफिनेशन में 2-3 थिंग्स आर देयर। टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना है, कितने पैसे हैं, उसका अमाउंट कितना है। हेल्ड बाय पब्लिक, अब पब्लिक कौन सी, पब्लिक का मतलब किसी भी इकोनॉमी में, कंट्री में रहने वाले सारे लोग, ठीक है। सारे लोगों को पब्लिक क्या देते हैं, तो पब्लिक के पास जो पैसे हैं। अब इसमें पब्लिक का मतलब दैट दोज पीपल हु यूज द मनी, हु कंज्यूम द मनी, आगे लिखा ना, नीचे देखिए जरा, टर्म पब्लिक मीन्स मनी यूजिंग सेक्टर, मतलब इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स जो पैसों को यूज करते हैं, खर्च करते हैं। तो खर्च कौन करते हैं, इधर देयर कैन बी इंडिविजुअल्स या फैमिलीज हो सकती है, मतलब इंडिविजुअल्स को इकट्ठा करके उसी का यूनिट बनता है। इंडिविजुअल इंक्लूडिंग फैमिलीज ऑल्सो, मतलब फैमिली भी हमारा देखा जाए तो फैमिली इज ऑल्सो इंडिविजुअल यूनिट। एक फैमिली, दो फैमिलीज तो अपने आप में तो इंडिविजुअल यूनिट है ना, एक घर इंडिविजुअल यूनिट है। तो इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स मीन्स दोज पीपल हु आर इंडल्ज्ड या हु आर इन्वॉल्व विद द एक्ट ऑफ बिजनेस, जो भी काम धंधा करते हैं, यही लोग पैसों को यूज करते हैं। अब इसमें मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लोगों को नहीं लेना है। अब मनी प्रोड्यूसर कौन होता है, आगे देखिए, इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर या मनी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मनी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो मनी के प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, दो एंटिटीज होती हैं किसी भी कंट्री में। लेट अस टॉक अबाउट अवर ओन कंट्री फर्स्ट। एक होती है गवर्नमेंट, एक होते हैं सेंट्रल बैंक। दोनों ही मनी को, दे आर नोन एज मनी क्रिएटर्स या मनी प्रोड्यूसर्स। अब वो कैसे, कि ये जो पैसे प्रोड्यूस करने का मतलब जो हमें प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडर्स छाप के हमें प्रिंट करके मिंट करके बना के हमें देते हैं। तो जो कॉइन होते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है 1 और 2 रुपीज़ तक के कॉइन, फाइनेंस दिस मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो हमें इशू करता है 2 रुपये तक के कॉइन। और उसके बाद के जितने भी डिनोमिनेशन के कॉइन्स हैं या जो दूसरा होता है ये नोट होते हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो फिर वो जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास अपने जो पैसे पड़े हैं वो नहीं काउंट करने। आरबीआई के पास बहुत पैसा हो सकता है अपना पर्सनल सेव किया हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बहुत मनी हो सकता है, उसको नहीं लेना हमने, ठीक है। उसके अलावा फिर बाकी कौन बचे, फिर बाकी आम पब्लिक बच गई। तो पब्लिक के पास जो मनी है, दैट मनी इज टू बी कंसिडर्ड, वो आता है मनी सप्लाई के अंदर, ठीक है। ये अभी आपको याद आ जाएगा, लास्ट वी हैव डन चैप्टर बजट, उसमें एक किया था डिफिसिट फाइनेंसिंग वाला, वो भी इसमें क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक में। तो जो लोगों के पास पैसे, अब लोगों के पास पैसे दो तरह से हो सकते हैं। एक अपना एग्जांपल लें,
जैसे हम लोगों के पास घर पे भी मनी पड़ा होता है और घर के अलावा हम लोगों के पास बैंक में भी मनी होता है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी हमारे पैसे सेव्ड फॉर्म में पड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमने लेना है कि एक तो जो पब्लिक के पास उनके घर पे या पॉकेट में पैसे पड़े हुए, एक तो वो, प्लस उनके जो सेविंग अकाउंट्स में, कौन से वाला सेविंग अकाउंट, वो सेविंग अकाउंट जहाँ से हम जो सिंपल हमारा सिंपल सेविंग अकाउंट होता है, जहाँ से हम कभी भी निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं, सिंपल सेविंग अकाउंट जो होता है, कोई एफडी अकाउंट नहीं, कोई आरडी अकाउंट नहीं, कोई और अलग से अकाउंट नहीं, सिंपल वाला जिसमें हम एटीएम कार्ड यूज़ कर लेते हैं ना, जाके निकाल लो जब दिल किया, ज़रूरत दिल तो नहीं, मतलब व्हेनेवर वी नीड मनी तो वी मेक यूज़ ऑफ एटीएम कार्ड, या कोई पेमेंट करनी है ऑनलाइन भी तो जिस अकाउंट में से हम अपनी पेमेंट्स कर देते हैं, तो वो अकाउंट, मतलब लोगों के पास जो पैसे पड़े हैं, एक तो वो होते हैं। फिर दूसरा फीचर क्या है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ यू रिमेंबर वी हैव डन वन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक इन द बिगनिंग, शुरू वाले चैप्टर में क्या था, स्टॉक। तो जो मनी सप्लाई है, इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज मनी सप्लाई कैन बी मेजर्ड, कैन बी असेस्ड, कैन बी काउंटेड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। आज की डेट में इस समय लोगों के पास कितने पैसे हैं उनके सेविंग अकाउंट में या लोगों के पर्सनली जो घर पे पड़े हुए हैं, दैट कैन बी काउंटेड, वो काउंट किए जा सकते हैं। अब काउंट आप कहोगे कि हमें कैसे पता दूसरे के घर पे कितने पैसे पड़े हैं, तो हमने नहीं काउंट करने, मतलब आरबीआई ने, उनको पता है ऑफिशियल्स को, दे हैव इशूड द करेंसी, उनको पता है कि कितने पैसे इशू किए गए हैं, कितने पैसे इकोनॉमी में इंजेक्ट किए गए हैं, तो दे नो द अमाउंट, तो उस तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो सिंस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू कैन बी असेस्ड, कितनी मनी सप्लाई है, इस करके इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट, हाँ ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो प्रोड्यूसर्स हैं दे आर, ये 1 मार्क में क्वेश्चन कैन बी देयर, हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी, तो यू विल से गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। इंडिया का पूछा जाए तो साथ में इंडिया लिख देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। अगर वैसे सिंपल है कि हु आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी इन ए कंट्री, तो वी विल राइट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एज वेल एज सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर्स। और हम जो आम लोग हैं, वी आर नॉट द प्रोड्यूसर्स, वी आर द कंज्यूमर्स या वी आर द यूजर्स, यूजर वर्ड ज़्यादा ठीक है, वी आर द यूजर्स ऑफ मनी, ठीक है जी। तो दीज आर द फीचर्स, 1 मार्क में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डिफाइन मनी सप्लाई एंड गिव इट्स 2 फीचर्स या गिव इट्स फीचर्स, या अगर आ जाए 3 फीचर्स तो नंबर 1 पे डेफिनेशन ही हो जानी है, नंबर 2 पे आगे आ जाना है ये प्रोड्यूसर्स वाला, नंबर 3 पे आ जाना है कि इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है ये, दिस इज़ नॉट गिवन इन दिस मैनर इन अवर बुक, सो आई वांट यू टू प्लीज़ ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट, बुक के ऊपर ही कहीं पर भी आप ड्रॉ कर लो जहाँ स्पेस आपको लगता है मैनेज कर सकते हो। आप प्लीज़ राइट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। हाँ जी कनव, हाँ जी बेटे। मैम कुछ कंट्रीज होती है जैसे कि युगांडा है, उनके पास सेंट्रल बैंक नहीं है, वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करती है, उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? हाँ तो वो जिस कंट्री के साथ वो एसोसिएटेड किए गए हैं वहाँ का, ऐसे अफ्रीकन कंट्री का आप एग्जांपल दे रहे हो तो वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ वो बड़े पुअर कंट्रीज हैं, तो जिस कंट्री के साथ उनको एसोसिएट किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस तो वो कंट्री का आएगा, ठीक है। बट अदरवाइज यहाँ हमने एक्सेप्शनल केस नहीं लेना है, आप एग्जांपल दे रहे हो, हार्डली एक आधा ही कोई कंट्री होगा वर्ल्ड में एक्सेप्शनली, तो जब हम ये कोई रूल की बात करते हैं तो दैट बिकम्स एप्लीकेबल इन ए जनरलाइज्ड फॉर्म। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो 99% कंट्रीज में होता है, रूटीन में काम होता है, उसकी बात हो रही है, एक्सेप्शन का नहीं आपको पूछा जाएगा कि वहाँ पर क्या केस है या वहाँ क्या लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नाउ प्लीज राइट डाउन, आज इतना ही करते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ऐसे आप एरो से 2 लाइंस बना लो, एक के आगे लिखो करेंसी, अदर साइड पे प्लीज राइट डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ 2 लिखना 2 भी लिख सकते हो, 2 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, वन इज करेंसी, वन इज डिमांड डिपॉजिट्स। फिर करेंसी के नीचे ब्रैकेट में आप यू राइट, प्लीज राइट डाउन नोट्स एंड कॉइन्स या नोट्स प्लस कॉइन्स, नोट्स प्लस कॉइन्स, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फाइट मनी, फाइट FIAT, फाइट, फिएट नहीं कहना, पहले वो पहले के समय में फिएट कारें होती थी, वो वाली नहीं, कार वाला मॉडल नहीं, यहाँ कार की बात नहीं हो रही है, फाइट मनी। फाइट का भी और कुछ मतलब नहीं है, फाइट का मतलब जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी से करेंसी चलती है उसी को फाइट कहते हैं,
और यहाँ डिमांड डिपॉजिट के नीचे वी हैव टू राइट इसका एग्जांपल चेक्स, जो हम चेक के ज़रिए, अपनी चेक बुक होती है ना, चेक के ज़रिए कोई अपना पेमेंट करते हैं, तो दैट कम्स अंडर डिमांड डिपॉजिट। अब आप देखिए आपकी बुक में ना ये दोनों मतलब इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, दिस हेडिंग इज़ नॉट गिवन, बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन इज़ गिवन। अब वो कहाँ पे दी हुई है, आगे प्लीज सी मेयर्स ऑफ मनी सप्लाई, उसका जो फर्स्ट मेयर है M1, उसके आगे देखो राइट साइड पेज है 5.7 पेज पे एक दिया हुआ है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, और उसी के नीचे एक और हेडिंग दिया हुआ है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। वही दो है, बट उन्होंने वहाँ पे बुक में उसको एक्सप्लेन किया है ओनली एज ए पार्ट ऑफ M1 मेयर। तो उसका पार्ट तो है ही है, बट अगर हमें ऐसे पूछा जाता है कि कंपोनेंट्स क्या है, तो इस तरीके से हमने लिखना है। कंपोनेंट्स में मेजर्स नहीं देने हैं, कंपोनेंट्स में वी हैव टू राइट ओनली दिस करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट। अब ये क्या होते हैं ये हम करेंगे आफ्टर वेकेशन, ठीक है जी। अभी आज तक के लिए इतना ही आपने काम करना है। अब आपका जस्ट ए सेकेंड,